उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 24 से 30 जून तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दिया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। पहाड़ में कई जगहों पर बारिश हो रही है और जल्द ही मानसून की एंट्री उत्तराखंड में होने वाली है। तो तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से और 24 से 30 जून तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन के आगे मानसून से निपटने की चुनौती है। कुमाऊं कमिश्नर ने मानसून को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। कुमाऊं मंडल के सभी डीएम को तेज बारिश से पहले नालों की सफाई के साथ पहाड़ी इलाकों में कलमट को खोलने को कहा गया है। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीन मानसून के दौरान 24 घंटे तैनात रहने को कहा है। वहीं आपदा संभावित इलाकों में राशन दवा के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने को कहा है। इसके साथ कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को मानसून की एसओपी पर अमल करने के लिए कहा गया है। क्षेत्रों में नाले खुले रहें, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कलवर्ट से ये खुले रहें और नालियां साफ हो जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही बनती है सड़क के डैमेज का भी और सड़क बंद होने का भी। सेकेंडली, इस बार वनाग्नि बहुत ज्यादा हुई है काफी जगह, तो वनाग्नि की वजह से ऊपर की हमारी जो सॉइल लूज हो गई है, काफी जगहों पे स्लाइड्स हो सकते हैं, तो उन जगहों को पहले से चिन्हित करना होगा। वहां पे आसपास हमारी जेसीबीज होनी चाहिए। करते हैं वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, हर बार देखा जाता है मानसून आने से पहले तैयारी पूरी नहीं होती है प्रशासन की और बाद में जो आपदा प्रभावित इलाके होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि कई तरह की आपदाएं आती हैं और परेशान लोग होते हैं। इस बार प्रशासन की कैसी है तैयारी, क्या क्या इंतजाम रहेंगे, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां पहाड़ की कुछ ऐसी होती हैं कि मानसून से पहले खास तैयारी की जरूरत है। देखिए सीनम, जिस तरह से अब प्री मानसून की बारिशें पहाड़ में शुरू हो गई हैं और कुछ इलाकों में अगर देखा जाए तो बारिश से नुकसान भी हुए हैं, लेकिन अब मानसून की तैयारियों को लेके हालांकि कमिश्नर कुमाऊं ने निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन चिंता इस बात को लेके है कि जिन इलाकों में पिछले साल आपदाएं आई थी या फिर जिन इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई थी, उन इलाकों में अब भी टेंशन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो आपदा के राहत के काम थे वो अभी तक हो नहीं पाए हैं और लैंडस्लाइड और तमाम चीजों का खतरा बना हुआ है। सारे डीएम्स को जरूर इस बात को लेके कहा गया है कि जो अपने अपने क्षेत्रों में जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाए और आपदा से पहले जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर दी जाए। खास तौर पर जो आपदाग्रस्त इलाके हैं, संवेदनशील अति संवेदनशील एरियाज हैं, वहां पर राशन, दवा, पानी या इस तरह की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, अगर उन इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कतें आती हैं तो वहां पर जो सैटेलाइट फोन्स हैं वो रखे जाएं। हालांकि जिस तरह से इस बार ये माना जा रहा है कि सर्दियों में बारिश कम हुई है तो मानसूनी बारिश काफी आफत ला सकती है। कुमाऊं में कई इलाके ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं और खास तौर पर उन इलाकों में बादल फटने या तमाम जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन जो है वो प्रशासन के लिए भारी पड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन इस बात पर जोर है कि वो मानसून की तैयारियां पूरी कर लें और तमाम चीजों की व्यवस्थाएं कर लें। हालांकि सरकार ने भी लगातार मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर समीक्षा बैठक की है और सभी को निर्देश इस बात को लेकर भी दिए गए हैं, अगर कहीं भी इस तरह की आपदा की घटनाएं होती हैं तो उसके लिए जितने भी संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं वो पहले से ही तैयार रहें। जेसीबी मशीनें हर डेंजर जोन पर एट ए टाइम वहां पर इंतजामों की वीरेंद्र जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मॉनसून सीजन में चारधाम यात्रा रूट पर भारी दिक्कतें होती हैं, खासतौर पर स्लाइडिंग जोन मुसीबत का सबब बन जाते हैं। हल्की बारिश होने पर ही स्लाइडिंग जोन सक्रिय हो जाते हैं और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही बरसाती नाले भी उफान पर आ जाते हैं और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला प्रशासन को सभी तैयारी समय पर पूरी करने के लिए निर्देशित किया है। पूरी कोशिश है कि मानसून आने से पहले जितनी भी तैयारियां हैं, जो स्पेशली ट्रैक रूट पे जो स्लाइडिंग जोन्स हैं, जो जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का डर होता है, जहाँ पे आपदा आने का डर होता है, उनको पहले से हम प्रिपेयर कर लिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को, घोड़े खच्चरों को कोई समस्या ना हो।
अल्मोड़ा के बिनसर में धधकी जंगल की आग घटना में 5 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। हादसे के बाद वन विभाग ने बिनसर से सटे ग्रामीणों को घटना के लिए जिम्मेदार बताया, लेकिन विभाग के इस रुख से ग्रामीणों में भी काफी नाराजगी देखने को मिली। बिनसर में धधकी आग ने 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जबकि 3 लोग अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। इस हादसे के बाद जहां वन विभाग की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने भी टॉप लेवल के 3 अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अब वन विभाग ने इस घटना के लिए बिनसर सेंचुरी से सटे रिसाल गांव के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और बाकायदा अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अप्रत्यक्ष रूप में जो है कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार भी है और उसी के कारण ये जाने गई हैं, हमारे वन परिवार को क्षति हुई है। इसलिए हमने जो है एक संभावित रूप में जो निकटस्थ गांव है उसके ग्रामीणों का किसी उसका या अन्य किसी अराजक तत्व पर संदेह व्यक्त किया है। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में वन विभाग भले ही असफल रहा हो, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के ग्रामीणों के सिर ठीकरा फोड़ने से महकमा कई सवालों में घिर गया है। रिसाल के ग्रामीणों की माने तो उन्हें जंगलों को बचाने के लिए पहचाना जाता है। सेंचुरी बनने के बाद भी जंगल से ग्रामीणों को भले ही रत्ती भर भी फायदा न हुआ हो, बावजूद जंगल में लगी आग को सैकड़ों बार ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बुझाया है। रिसाल गांव के लोगों ने पीढ़ियों से अपने जंगल को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। सेंचुरी बनने के बाद तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी वो इस जंगल को बचाने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। मेरा गांव रिसाल चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और जंगल में आग लगाने का तात्पर्य है अपने ही घरों में आग को आमंत्रित करना, और जो कि ग्रामीण कभी नहीं करेंगे। बिनसर के जंगलों में आग कैसे धधकी, इसकी कोई ठोस वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन विभाग ने जिस तेजी से ग्रामीणों के ऊपर आग का ठीकरा फोड़ा है, उससे रिसाल गांव में हताशा जरूर है। यही नहीं, वन विभाग का ये कदम पहाड़ों में ग्रामीणों को जंगल से दूर भी करेगा, जिसका खामियाजा आने वाले सालों में विभाग के साथ पर्यावरण को भी उठाना पड़ेगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। और अगली खबर देहरादून से है। आज धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली मीटिंग सचिवालय में 1 बजे से कैबिनेट की मीटिंग होगी और आज कैबिनेट में कई प्रस्ताव आ सकते हैं। निकाय एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव, राजस्व, शिक्षा समेत कई विभागों के प्रस्ताव आज मीटिंग में रखे जा सकते हैं। सुनील और प्रभात ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, आज की कैबिनेट मीटिंग को लेकर पूरी जानकारी दीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता लगने के बाद पिछले 3 महीने से अभी तक कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी। आज एक कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है लंबे समय के बाद, और खासकर इसमें निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज एक बड़ा प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण तय न होने के कारण पिछले 7 से 8 महीने से जो निकाय चुनाव हैं यहाँ पर लगातार चलते जा रहे हैं। 6 महीने के लिए पहले यहाँ पर प्रशासक बिठाए गए, फिर 3 महीने के लिए और एक्सटेंशन उनको दिया गया। अब ये जो कैबिनेट होने जा रही है, माना जा रहा है कि आज इसमें निकायों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित जो संशोधन प्रस्ताव है वो आ सकता है, और उस पर यदि मुहर लगती है तो उसके बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके साथ ही हायर एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े कई प्रस्ताव भी इस मीटिंग में आ सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुनील। उत्तरकाशी के बड़कोट में पीने के पानी की किल्लत को लेकर पिछले 16 दिन से लोगों का धरना जारी है। कल व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया है। बाजार और होटल को बंद रखा गया है। तहसील परिसर में पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति के लिए धरना जारी है। पानी दो, लाइनें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। उत्तरकाशी के बड़कोट में पीने के पानी की किल्लत को लेकर जहां बाजार बंद रखे तो वहां पर धरने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने इसके लिए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व विधायक को जिम्मेदार बताया है।
कई पूर्व जनप्रतिनिधि जिनमें कि बड़कोट नगर पालिका के चेयरमैन रहे और पूर्व विधायक लोग बड़कोट पेयजल संकट के लिए बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब ये लोग इस कुर्सी पे बैठे हुए थे तब बड़कोट का पेयजल संकट क्यों दूर नहीं हुआ। और मैं सभी बड़कोट वासियों को बताना चाहूँगा, मैं आपके इस दर्द से पूर्णतः वाकिफ हूँ और आपके इस संकट को मैं बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा। रुड़की के मंगलौर इलाके में दो पक्षों में मामूली कहासुनी में जमकर मारपीट हो गई और दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडों से एक दूसरे पर अटैक किया गया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की गई है। सिर्फ रेफर सेंटर बन चुका पौड़ी का जिला अस्पताल अब एक बार फिर से सरकार अपने हाथों में लेने जा रही है। बीते 3 सालों से जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर चल रहा था, जिसे महंत इंद्रेश अस्पताल चला रहा था, लेकिन अपने खराब ट्रैक रिकॉर्ड के चलते ये अस्पताल जल्द सरकार फिर से चलाएगी। और इस अस्पताल में अव्यवस्थाओं की लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब हमारे पास पूरा स्टाफ हो चुका है। जनता की मांग को देखते हुए इसे अब सरकार चलाएगी। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब छोटी छोटी सी भी इलाज के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसको रेफर सेंटर इन लोगों के द्वारा बना दिया गया था। समय हम पे डॉक्टरों की भी कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी थी। अब हमने नर्सिंग स्टाफ भी पूरा कर दिया है, एएनएम भी पूरे भर दिए हैं, टेक्नीशियन भी पूरे आ गए हैं, डॉक्टर भी अब हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर जो है सरप्लस हो गए हैं। तो जब अब हम पे संसाधन हो गए हैं तो मुझे लगता है कि जनता की जो डिमांड है उसको हम पूरा जरूर करेंगे। प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कई बार कांग्रेस के बड़े नेता अपने बयानबाजी से भी इसे साबित करते नजर आते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रामनगर में पहुंचकर गढ़वाल लोकसभा सीट हारने को शॉकिंग बताया। उन्होंने कहा कि सारे देश में चल रहा था कि कांग्रेस गढ़वाल लोकसभा सीट पर काबिज होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लोकसभा सीट की रामनगर विधानसभा सीट पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अपने मायके में ही कांग्रेस हार गई। मुझे चिंता है इस बात की और हम उम्मीद करते थे कि गढ़वाल, सारे देश को उम्मीद थी कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से श्री गणेश गुजियाल जी, जो एक बहुत श्रेष्ठ और एक होनहार नेता है, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम रामनगर को कांग्रेस का मायका समझते हैं, लेकिन मायका क्यों रूठ गया है ये एक कठिन विषय है, इसका समाधान निकालेंगे। उधर रामनगर सीट को अपनी कर्म भूमि बता रहे रणजीत रावत ने इस हार का दोष कांग्रेस के ही नेताओं पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के बड़े नेता विरोधियों के तारीफों के पुल बांधते हों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने पर लगे रहते हैं, ऐसे में इसी तरह के परिणाम संभावित थे। अब छाती पीटकर क्या होने वाला है? देखिए, जब संगठन के बड़े नेता विरोधी दलों के नेताओं की प्रशंसा करने लगे और ये कहने लगे कि हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, तो कार्यकर्ता उसमें क्या कर सकता है। नतीजे उनकी अपेक्षा के अनुसार आए हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो उन्होंने महसूस किया होगा, सीनियर नेता हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने जो महसूस किया पहले ही समझ लिया कि ऐसा होने वाला है, वैसे नतीजे आए हैं। प्रदेश में कांग्रेस बुरे दिनों से गुजर रही है। लोकसभा की सभी 5 सीटें हार चुकी है। नेताओं की गुटबाजी ने राज्य में पार्टी को कमजोर ही किया है, लेकिन इस पर मंथन के बजाय एक दूसरे पर ही दोष मढ़ने में नेता व्यस्त है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
शुक्रवार को नामांकन के आखिरी दिन बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने दावा किया कि बद्रीनाथ में सभी विकास कार्य कांग्रेस के समय में हुए हैं और उपचुनाव यहां की जनता पर जबरन थोपा गया है, इसलिए जनता बीजेपी को जवाब देगी। ये कहना केवल और केवल अपने को बचाने के लिए, और मैं ये कहता हूँ व्यक्तिगत हित के लिए फैसला लिया गया उनका, और ये जबरदस्ती का चुनाव थोपा गया। मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो उपचुनाव बद्रीनाथ के अंदर थोपा गया, मंगलौर के अंदर भी चुनाव हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं मंगलौर की परिस्थितियां भिन्न है, यहाँ की परिस्थितियां भिन्न है, और जो यहाँ की परिस्थितियां बनाई गई हैं, यहाँ की जनता जरूर जवाब देगी। इस बार होने वाले बद्रीनाथ उपचुनाव से साल 1982 के संसदीय उपचुनाव की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। इन दोनों चुनाव का आपस में क्या कनेक्शन है, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रचारकों की लंबी फौज उतार दी है, जिससे साल 1982 में पौड़ी गढ़वाल सीट पर हुए उपचुनाव की यादें ताजा हो गई हैं। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसी चुनाव में प्रचारकों की फौज उतार दी थी। साल 1980 में गढ़वाल संसदीय सीट पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव जीते थे और इंदिरा गांधी के साथ मतभेद होने की वजह से इस सीट पर हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 1982 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी की फौज मैदान में उतार दी और स्वयं प्रचार करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर पहुंची और कई योजनाओं की सौगात की घोषणा की थी। इंदिरा जी यहाँ कम से कम 11 बार आई है, जो प्रॉपर जोशीमठ में, औली में, और जो ये शिलान्यास हुआ है औली जोशीमठ रोपवे का, उसका भी शिलान्यास उन्हीं के द्वारा किया गया है। और इंदिरा जी लास्ट अंतिम समय में 84 में 26 जून को यहाँ पर आई हुई थी। 1982 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने चंद्रमोहन नेगी को उतारा था, जबकि हेमवती नंदन बहुगुणा मजदूर किसान पार्टी से चुनाव लड़े थे और अप्रत्याशित रूप से हेमवती नंदन बहुगुणा 25,000 वोटों से विजयी हुए थे। अब बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी पहली बार उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार केंद्र से लेकर राज्य की पूरी बीजेपी की फौज मैदान में उतारने का फैसला किया है। गढ़वाल क्षेत्र के सभी विधायक, राज्य मंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और खुद सीएम धामी प्रचार की कमान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन चुनाव की दृष्टि से जीत को ही केंद्र में रखता है और हमने अपने जो बड़ी लोकसभा के जो हमारी 13 विधायक है, उनको भी हमने शक्ति में बांटे। हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता जो लगी विधानसभा है, अपनी कल पे आ गए, धरानी विधानसभा है, वहाँ कार्यकर्ता बहुत प्रभावशाली कार्यकर्ता हमने बूथ के अंदर दिए। बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 23 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन चुनावी रंग का माहौल जरूर अभी से दिलचस्प हो गया है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू काफी खुश हैं। ऐसे में शुक्रवार को बलूचिस्तान से आए 27 हिंदुओं ने नागरिकता के लिए आवेदन किया और जल्द से जल्द भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने नागरिकता के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान से आकर देहरादून में बसे कुछ लोग शुक्रवार को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने पहुंचे। 1990 के दशक में बलूचिस्तान से आए ये लोग नागरिकता मिलने की बात से खुश हैं। ये सभी लोग अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। इनका कहना है कि भारत की नागरिकता मिलने से बड़ी राहत मिलेगी और तमाम दिक्कतें दूर होंगी। बहुत खुश हैं हम कि हमें सीए के माध्यम से नागरिकता मिलती जा रही है और सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे इससे। और
बहुत ही अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट का। ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे लिए, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा स्टेप है ये हमारे लिए। किस तरह की दिक्कतें आती थी अगर सिटीजनशिप नहीं थी? मतलब सिटीजनशिप न होने की वजह से जॉब वगैरह में दिक्कतें आती और कहीं प्रॉब्लम्स थी। अब यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मिल जाए सिटीजनशिप तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। बहुत बड़ा फैसला सर, बहुत खुश हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें नेशनलिटी मिल रही है। बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का कहना है कि देहरादून में तीसरी मीटिंग है जिसमें 27 लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। जैसे जैसे आवेदन आते जाएंगे उसके अनुसार नागरिकता देने की कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। ये लोग जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपलोड किए हैं, तो यही डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कमेटी गठित की गई है। जैसे जैसे लोगों की एप्लीकेशंस आती रहेंगी उसके अनुसार जो है हम शेड्यूल करते रहेंगे जितना संभव हो पाएगा। वहीं पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता दिलाने में मदद का काम सीमा जागरण मंच कर रहा है, जो आरएसएस की एक विंग है। वो लोगों को फॉर्म भरने से लेकर नागरिकता को लेकर हर तरह की जानकारी दे रहा है। बड़ा चैलेंज बना उन तक जानकारी पहुंचाना, सही जानकारी पहुंचाना। लोगों के बीच में भ्रांति थी, तो उस भ्रांति को दूर करने का काम सीमा जागरण मंच ने किया। नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून समेत उत्तर प्रदेश के कई भागों में आदरणीय कर्नल कोठियाल जी ने लोगों को जन जागरण किया। उस जन जागरण के बाद यूथ फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व हुआ और यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में वो सारे फॉर्म भरे गए, उन लोगों को समझाया गया, उनके फॉर्म अच्छे तरीके से भरे गए। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुओं के चेहरे खिल उठे। हालांकि वो सालों से तो भारत में ही रह रहे थे, लेकिन नागरिकता न होने के कारण कई तरह की सुविधाओं से वंचित थे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने नीट और नेट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। नीट और एनईटी एग्जाम में गड़बड़ी पर कांग्रेस ने रानीखेत रोड पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हल्द्वानी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने एग्जाम में धांधली के खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। नैनीताल में टूर गाइड और डेस्टिनेशन गाइड को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 18 से 30 साल के युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। रुद्रप्रयाग में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 7.5 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जनता की समस्याएं सुनी, करीब 50 शिकायतें मिली। जागेश्वर धाम में 16 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होगा, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। बागेश्वर में सरयू घाट में डीएम अनुराधा पाल ने योग किया, सैकड़ों लोग जुटे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हल्द्वानी में भी जगह जगह पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।